नमस्कार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और हिटलर की मुलाकात का अक्सर जिक्र हम सुनते हैं, अक्सर उस पर बात होती है। कई बार नेताजी के ऊपर आरोप लगाने के लिए बात होती है, कई बार तारीफ के लिए बात होती है और यह जिक्र एक ऐसा जिक्र है जो लगातार चलता ही रहता है। आज मैंने सोचा कि उसी पर थोड़ी बात करते हैं। वो क्या परिस्थितियां थीं जिनमें नेताजी की हिटलर से मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात में हुआ क्या, उसका क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, ये सारा कुछ मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके लिए जो मैंने स्रोत लिया है वो है जॉन कलमैन की किताब, जिसका नाम है नेताजी इन यूरोप। ये एक बड़ा शानदार रिसर्च है। मैं अपने जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो उन सारे लोगों से ये अपील करूंगा, इस किताब के लिए जो लिंक वगैरह है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं आपको। और मैं आपसे अपील करूंगा कि अगर अंग्रेजी आप पढ़ लेते हैं, हिंदी में तो मुझे नहीं लगता कि इस किताब का कोई अनुवाद है, अगर हिंदी के प्रकाशक इसका अनुवाद करा सके तो बड़ी अच्छी बात होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी तक फिलहाल हिंदी में इसका कोई अनुवाद है। तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जैसा मैंने कहा, और मैं चाहूंगा आप लोग एक बार इस किताब को जरूर पढ़ें। ये जर्मनी में जो सारे दस्तावेज डी क्लासिफाई हुए थे हिटलर की मौत के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उन सारे दस्तावेजों को खंगाल के और भी बाकी ढेरों दस्तावेजों और किताबों को खंगाल के ये किताब, ये शोध किया गया है। बेहद इंपॉर्टेंट शोध है, नेताजी इन यूरोप। सबसे पहले तो थोड़ी सी बात, नेताजी यूरोप कैसे पहुंचे उसकी आप में से ज्यादातर लोग जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि कलकत्ता से फरार हुए थे नेताजी। एक मुस्लिम का वेश धारण करके वहां से फरार हुए थे। उसमें उनके भतीजे शिशिर कुमार बोस ने उनकी मदद की थी। आप ये भी जानते हैं कि इस मदद के चलते शिशिर कुमार बोस को लंबे समय तक जेल में भी रहना पड़ा था। 3-4 साल वो जेल में रहे थे अलग अलग। और वो शिशिर कुमार बोस के बारे में एक और बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने ही नेताजी रिसर्च ब्यूरो की स्थापना की कलकत्ता में, जहां नेताजी का जो कंप्लीट वर्क्स है उनके बारे में उन्होंने जो कुछ चिट्ठियां लिखी हैं, जो भाषण दिए हैं, वो सारे कुछ आजाद हिंद फौज के कुछ लोगों ने कलेक्ट किए थे, कुछ और जगहों पे कलेक्ट हुआ था। वो सारा कंप्लीट वर्क्स जो है छप चुका है, छप के आ चुका है, जिसकी सूचना मैं पहले ही आपको एक वीडियो में दे चुका हूं। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको सब्सक्रिप्शन में जो डिटेल्स है उनमें दे देता हूं, डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। तो वहां से अफगानिस्तान पहुंचे वो, अफगानिस्तान से वो जर्मनी पहुंचे। जर्मनी जब वो पहुंचे तो जर्मनी में उनको शरण दी गई, एक घर उनको दिया गया, एक स्टाफ दिया गया। उनकी पत्नी एमिली शेंकल भी वहां पर आ गई थी और नेताजी ने लगातार वहां पर संपर्क करने शुरू किए और भारत की आजादी के लिए वहां रहते हुए क्या कोशिश की जा सकती है ये शुरू की। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध का जो पूरा मामला था वो ये था कि 3 देश, जर्मनी, इटली और जापान, ये एक तरफ थे और ब्रिटेन, फ्रांस और बाकी सारे देश, बाद में अमेरिका इनसे जुड़ गया, ये सारे देश एक तरफ थे। जब हिटलर ने रशिया के ऊपर आक्रमण कर दिया तो रशिया भी उनके साथ शामिल हो गया और ये सारे के सारे देश एक तरफ थे और जर्मनी, इटली और जापान, जिनको एक्सिस पावर कहा गया, और जो ब्रिटेन और बाकी सारे देश थे उनको कहा गया मित्र देश कहा गया उनको। अब इन्हीं में से एक यानी ब्रिटेन की हमारे ऊपर सत्ता थी। सुभाष चंद्र बोस का यह मानना था कि जर्मनी के साथ मिलकर, जापान के साथ मिलकर अंग्रेजों को हराकर हिंदुस्तान को आजाद किया जा सकता है। नेहरू, महात्मा गांधी और बाकी लोग इस बात से सहमत नहीं थे। उनका स्पष्ट मत था कि जो जर्मनी अपने आसपास के देशों को इतनी बुरी तरह से कुचल रहा है, फासीवाद का बिल्कुल प्रणेता है, लोकतंत्र कहीं है ही नहीं, यहूदियों के साथ इतना खराब व्यवहार किया है, उस पर कैसे भरोसा किया जाए कि वो हिंदुस्तान को आजाद करेगा, नंबर 1। और नंबर 2 कि अगर इन देशों की तानाशाही में हमको आजादी मिल भी जाती है, अंग्रेज अगर चले भी जाते हैं, तो क्या ये हमें चैन से रहने देंगे। लेकिन आप जानते हैं उसी समय इंग्लैंड का भी समर्थन नहीं किया गया, क्योंकि इंग्लैंड के समर्थन के लिए गांधी और कांग्रेस ने यह शर्त रखी थी कि जिस तरह वो जर्मनी से यह मांग कर रहे हैं कि जर्मनी ने जिन देशों को गुलाम बनाया है उनको आजाद कर दें, वैसे ही उनको यह भी घोषणा करनी चाहिए कि विश्व युद्ध खत्म होने के बाद हिंदुस्तान को भी वो आजाद कर देंगे।
लेकिन आप जानते हैं कि इंग्लैंड इस मांग से सहमत नहीं हुआ और अंततः भारत में जो खासतौर पे कांग्रेस थी, उसने ये स्टैंड लिया कि इस युद्ध में वो किसी के साथ नहीं जाएगी और अंग्रेजों से भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया, करो या मरो का नारा दिया और इस संघर्ष में उतरी, जिसके चलते आप जानते हैं कि कांग्रेस के तमाम नेताओं को जेल में डाल दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन जो ही शुरू हुआ और कांग्रेस पार्टी को बैन कर दिया गया। ये वो पूरी स्थिति थी जिसकी मैं बात कर रहा हूं। सुभाष चंद्र बोस ने जब क्रिप्स मिशन आया था तो भी उसका विरोध किया था और गांधी ने जब क्रिप्स मिशन को पूरी तरह नकार दिया, पूरी तरह से इंकार कर दिया और क्रिप्स मिशन फेल हो गया, तो उस समय सुभाष ने काफी तारीफ की थी। और मौलाना आजाद की अगर जीवनी हम पढ़ें तो वो बताते हैं कि गांधी भी उस जमाने में कह रहे थे इस बात को कि सुभाष के तौर तरीकों से मेरी सहमत तो अभी भी नहीं है, लेकिन उनके देशभक्ति से कोई इंकार नहीं कर सकता। उनकी देशभक्ति जो है वो प्रेरणा देने वाली है। ये पूरा बैकग्राउंड मैंने आपको बताया क्योंकि इस बैकग्राउंड को समझे बिना ये समझ में नहीं आएगा कि नेताजी हिटलर से मिलने क्यों गए थे। अब जर्मनी जाने के बाद वो लगातार ये मांग कर रहे थे कि ये जो 3 देश हैं, जो एक्सिस कंट्रीज हैं, जर्मनी, जापान और इटली, ये स्पष्ट घोषणा करें कि वो भारत की आजादी के पक्ष में है। लेकिन यहीं पर पेंच था। जापान ने एक ड्राफ्ट तैयार किया था जिस ड्राफ्ट में सीधे आजादी की बात तो नहीं थी, लेकिन यह कहा गया था कि हिंदुस्तान और अरब देशों में जो एक्सिस देश हैं वो उनकी मुक्ति के लिए काम तो करेंगे लेकिन किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यानी इस डर को दूर करने की कोशिश की गई थी कि इंग्लैंड के जाने के बाद जापान या जर्मनी या इटली जो है वो अरब या हिंदुस्तानी देशों में कब्जा कर लेंगे। लेकिन सीधे सीधे स्वाधीनता का वादा नहीं किया गया था। सीधे सीधे भारत का जो मुक्ति युद्ध चल रहा था, सुभाष जिसके बड़े योद्धा थे और सुभाष जिस मुक्ति युद्ध को संभव बनाने के लिए जर्मनी गए और बाद में हम जानते हैं जापान गए, आईएनए का गठन किया और युद्ध किया, उस आजादी की सीधी सीधी घोषणा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। इसके बावजूद जो जापान का वो ड्राफ्ट था उस पर इटली तो साइन करने को तैयार हो गया, लेकिन हिटलर उस पर साइन करने को तैयार नहीं हुआ। दरअसल इसी किताब को जब आप पढ़ते हैं तो कई जगहों पे बहुत स्पष्ट जिक्र आता है कि हिटलर किसी भी तरह से भारत की आजादी के पक्ष में नहीं था। जाहिर है ये गोपनीय बातें रही होंगी जो सुभाष बोस को उस समय पता नहीं होंगी, लेकिन अपने संगठन की, अपनी पार्टी की आंतरिक मीटिंग्स में वो कई बार कह चुका था कि भारत में जो ब्रिटिश राज है उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब यह कोशिश भी की जा रही थी तो भी वो इस बात को कह रहा था कि मुझे एकदम इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि इंग्लैंड का भारत पे कब्जा है। मैं कतई नहीं चाहता हूं कि इंग्लैंड जो है वो भारत पर अपना कब्जा छोड़ दे। उसका बस इतना मानना था कि अगर इंग्लैंड उसे ईस्टर्न यूरोप में, पूर्वी यूरोप में फ्री हैंड दे दे, यानी जो वो चाहे करना चाहे, जिस देश पर कब्जा करना चाहे करे, इंग्लैंड उसमें कोई बाधा ना डाले, तो वो हिंदुस्तान में, भारत में जो अंग्रेजी राज था उसके खिलाफ कुछ भी नहीं करेगा। रिबेनट्रॉप साहब जो थे उनके एडमिनिस्ट्रेशन में काफी महत्वपूर्ण पद पर थे। रिबेनट्रॉप साहब ने एक बाकायदा प्रपोजल भेजा था बनाकर हिटलर को कि जो जापानीज ड्राफ्ट है उस पर साइन करे। उसमें उसने लिखा था कि द डिक्लेरेशन एज प्रपोज्ड बाय द जापानीज डज नॉट कंटेन अ पॉलिटिकल डिसीजन इन द सेंस दैट इट वुड अल्टीमेटली रूल आउट एन अंडरस्टैंडिंग एट द प्राइस ऑफ इंडिया। On the contrary, Japan's commitment contained in the draft to the principle that Japan did not want to continue with England's legacy in India could even be advantage for an agreement with England in case that such a possibility would after all still arise। यानी वो ये कह रहा था कि जापान जो ड्राफ्ट कर रहा है उसमें चूंकि वो ये नहीं कह रहा है कि इंग्लैंड को हटाकर वो हिंदुस्तान पे कब्जा कर लेगा,
हिंदुस्तान की आजादी की सीधी बात नहीं कर रहा है, तो ये ड्राफ्ट उस हालत में भी हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है जब हमें इंग्लैंड से कोई समझौता करना हो। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि हालांकि सुभाष बाबू इस बात को जानते नहीं थे, लेकिन हिटलर और उसका एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि हिटलर की अंग्रेजों के हिंदुस्तान पर कब्जे से उसे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, यही वो समझ है जो दूर से नेहरू समझ पा रहे थे, गांधी समझ पा रहे थे। वो इस बात को बहुत स्पष्ट समझ पा रहे थे कि हिटलर, जिसने खुद गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है ईस्टर्न यूरोप के देशों में, जो रशिया में घुसने की कोशिश कर रहा है, जिसने यहूदियों के साथ इतना खराब व्यवहार किया है, वो हिंदुस्तान का मुक्तिदाता नहीं हो सकता। लेकिन सुभाष बाबू को ऐसा लगता था तब तक कि हिटलर की सहायता से वो हिंदुस्तान को आजाद कर सकते हैं, और लगातार वो कोशिश कर रहे थे हिटलर से मुलाकात करने की। इसके पहले 5 मई 1942 को उनकी मुलाकात मुसोलिनी के साथ हुई थी, जो इटली का शासक था। मुसोलिनी के साथ हुई थी और काफी अच्छी उसकी बातचीत रही थी। और वहां पे भी वो यही गए थे, इसी बात के लिए गए थे कि इंडिया पर एक डिक्लेरेशन, एक घोषणा जो है, उस पर सहमति बने। तुरंत इंडिया के पक्ष में, भारत के पक्ष में एक घोषणा हो कि जो ये एक्सिस कंट्रीज हैं, ये तीनों देश भारत की आजादी के समर्थन में हैं। वहां से भी लेकिन बहुत ज्यादा उनको कोई उत्साहजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली थी। वो लौट आए थे और लगातार कोशिश कर रहे थे कि हिटलर से उनकी मुलाकात हो। तो 27 मई 1942 को बोस को कहा गया कि रिबेनट्रॉप से वो मिले। रिबेनट्रॉप का नाम मैंने पहले भी लिया हुआ है और रिबेनट्रॉप से लगातार नेताजी की मुलाकातें हो रही थी। 27 मई 1942 को वो रिबेनट्रॉप से मिले और उस समय उन्होंने समझाया, रिबेनट्रॉप ने उनको समझाया कि जो जर्मन रीख है, जर्मन पार्लियामेंट है, वो अभी हिंदुस्तान के समर्थन में कोई घोषणा नहीं कर सकती है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि बोस को अभी शांत रहना चाहिए। अभी प्रोपोगंडा जो वो कर रहे हैं, बेसिकली बोस को प्रोपोगंडा के लिए वो लोग यूज कर रहे थे, तो उस प्रोपोगंडा को चलाते रहने की बात की गई और उस समय शांत रहने की बात की गई। बोस जानते थे कि अभी बहुत ज्यादा दबाव नहीं बनाया जा सकता है, चूंकि वहां पर उनको शरण मिली हुई थी। लेकिन जो केवल एक अच्छी बात उस समय हुई वो ये हुई कि उनको हिटलर से मिलने की अनुमति मिली। हिटलर ने अनुमति दी कि वो उनसे मिले। बोस हिटलर से मिलने गए और हिटलर को एक पुराने क्रांतिकारी, ओल्ड रिवोल्यूशनरी की तरह उन्होंने बुलाया और उनको शुक्रिया कहा जो जर्मनी में उन्होंने उन्हें शरण दी थी, नेताजी को जो जर्मनी में सुविधाएं मिली थी, जो सहयोग मिल रहा था, उसके लिए शुक्रिया किया और उनसे कहा कि पहले तो एक अनुभवी और पुराने क्रांतिकारी की तरह मुझे सलाह दीजिए कि क्या करना पड़ेगा, और दूसरे जो उनकी लगातार डिमांड थी, ये डिमांड किया कि हिटलर भारत के पक्ष में घोषणा करे। इसके बाद बताते हैं कि हिटलर ने एक लंबा भाषण दिया और उस भाषण में उनको समझाया कि जो मैं कर नहीं सकता हूं उसका वादा नहीं करता हूं। अभी हिंदुस्तान पहुंचने में, जिस गति से हम बढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान पहुंचने में हमें 2 साल लग जाएंगे, और जब तक हमारी सेनाएं हिंदुस्तान नहीं पहुंचती हैं या हम अंग्रेजों को हराने की स्थिति में हिंदुस्तान के अंदर नहीं आते हैं, तब तक ऐसी किसी घोषणा का कोई अर्थ नहीं है। और उनको सलाह दी कि वो जापान जाएं और जापान से वहां से जो है उनकी सेना की सहायता से हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण करने की, यानी अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश करें, वगैरह वगैरह। यह सारा जो लंबा भाषण था, यह भाषण सुभाष बाबू को कोई खास पसंद नहीं आया। हालांकि इस मुलाकात को उन्होंने इस तरह से इंटरप्रेट किया, इस तरह से समझाया कि पहली बार भारतीय आजादी की लड़ाई का कोई प्रतिनिधि जो है वो हिटलर से मिला था और ये एक तरह से भारतीय जो आजादी की लड़ाई थी, हिंदुस्तान की जो आजादी की लड़ाई थी, उसको मान्यता देना था। लेकिन इसके अलावा व्यक्तिगत तौर पर वो बेहद डिसअपॉइंट थे। उन्होंने बाद में कहा कि हिटलर जो है वो ईपी के फकीर का एक जर्मन वर्जन है। ईपी का फकीर एक थे
बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जो लगातार बोलते रहते थे, लेकिन उसका कोई ख़ास मतलब नहीं होता था। उनसे कोई बहस नहीं की जा सकती थी, जैसा कि अक्सर फ़कीरों और बाकी लोगों के बारे में होता है, इस तरह के लोगों के बारे में। तो उन्होंने कहा कि हिटलर से किसी भी तरह की कोई तार्किक बात नहीं की जा सकती है। इसके बाद वो हिमलर से भी मिले, गोरिंग से भी मिले, जो ये सारे लोग हिटलर की पार्टी के बहुत महत्वपूर्ण लोग थे। लेकिन मोटी-मोटी बात ये थी कि इस मुलाकात का सीधे तौर पे सुभाष को कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरी बात कि हिटलर किसी भी हाल में हिंदुस्तान की आजादी को खुला समर्थन देने के लिए उस समय भी तैयार नहीं हुआ। हालांकि उसने नेताजी से दूसरे बहाने बनाए, लेकिन असलियत यह थी कि वो भारत की आजादी को खुला समर्थन देने के पक्ष में नहीं था। वो भारत का उपयोग करना चाहता था कि कल को अगर इंग्लैंड से समझौता करने की कोई नौबत आए तो वो इंग्लैंड से ये कहे कि भाई ईस्टर्न यूरोप में जो मैं कर रहा हूं मुझे खुल के करने दो, तुम मत रोको, और हिंदुस्तान में तुम जो कर रहे हो उससे मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ये टेक्निकल डिटेल्स थी कुछ जो मैंने आपको बताई सुभाष के और हिटलर की मुलाकात के। आप जानते हैं उसके बाद वहां आईएनए रेडियो हुआ, सुभाष ने खुद अपनी भी ट्रेनिंग ली और पहली बार वहां यह प्रस्ताव रखा कि जो जर्मन युद्धबंदी हैं उनमें जो हिंदुस्तानी है, जर्मनी ने इंग्लैंड के जिन लोगों को गिरफ्तार किया है सैनिकों को, उनमें जो हिंदुस्तानी हैं उनको ट्रेन करके हिंदुस्तान की आजादी के लिए काम किया जाए वगैरह वगैरह। अंततः वो जापान गए, आईएनए बना, ये सब आप जानते हैं। यहां रुक के मुझे सिर्फ इतनी बात करनी है कि क्या इस बात के लिए सुभाष बाबू को फांसीवादी कहना सही होगा? मेरी अपनी मान्यता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल सही नहीं होगा। इतिहास के उस बिंदु पे दो चीजें थी जिनकी वजह से उन्होंने ये स्टैंड लिया था। पहली बात तो ये था कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने जिस तरह से उनको गिरफ्तार रखा था और जिस तरह कांग्रेस से उनके संबंध भी खराब हुए थे, वो पार्टी से बाहर तो नहीं निकले लेकिन अपनी पार्टी उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया और बाकी सारी चीजें हुई जिन पे मैं अलग से बात करूंगा। तो हिंदुस्तान के अंदर उनको ऐसा नहीं लग रहा था कि यहां रहकर कोई बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अफगानिस्तान से आप जानते हैं उन्होंने रूस जाने की भी कोशिश की थी, लेकिन रूस ने उनके ऊपर भरोसा नहीं किया था और बाद में तो रूस सीधे सीधे इंग्लैंड के साथ शामिल हो गया था जब जर्मनी ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। तो वो अगर वो चले भी गए होते रूस तो शायद वहां से कोई मदद नहीं मिलती, गिरफ्तार ही हो गए होते। तो उनके पास इकलौता चारा जो बचा था वो ये था कि सुरक्षित वो शायद सिर्फ और सिर्फ जर्मनी में उस समय रह सकते थे, इसलिए वो जर्मनी पहुंचे। वहां वो द्वितीय विश्व युद्ध में उन्हें लगा कि जर्मनी, जापान और इटली की सहायता से वो हिंदुस्तान को आजाद करा सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि उस समय वो बहुत ज्यादा वैचारिक तौर पे सोच पाए, चूंकि तीनों देश ये कह रहे थे कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद या अंग्रेजों के जाने के बाद वो हिंदुस्तान पे कोई कब्जा नहीं करेंगे, हिंदुस्तान को अपने तरीके से आजाद होने देंगे। तो उनको शायद ये लगा होगा कि शायद मामला यहीं तक रह जाएगा। लेकिन दो बातें यहां पर गौर करने वाली हैं। पहली बात तो ये कि ये कैलकुलेशन गलत साबित हुआ कि जो एक्सिस पावर है वो द्वितीय विश्व युद्ध में जीत सकती है। आप जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में एक्सिस पावर बुरी तरह से हारी। जापान ने आत्मसमर्पण किया, हिटलर ने आत्महत्या कर ली, मुसोलिनी ने आत्महत्या कर ली। जर्मनी, इटली और जापान का जो एक्सिस पावर था वो बुरी तरह से मित्र सेनाओं के हाथ से पराजित हुआ। तो इस केस में उनकी सहायता से हिंदुस्तान की आजादी का कोई मामला तो बनता ही नहीं था। और दूसरी बात यह कि यह कल्पना कर पाना आसान नहीं है कि अगर एक्सिस देशों के सहारे हम आजाद होते या अंग्रेजों को बाहर किया गया होता तो जर्मनी अपने वादों पर या इटली या जापान अपने वादों पर किस हद तक खरे उतरते। हालांकि इतिहास में बार बार कहता हूं कि इस बात से नहीं चलता है कि यूं होता तो क्या होता। तो जो हुआ वो हम सब लोग जानते हैं। लेकिन आज मैं चाहता था कि आपको बताऊं कि सुभाष बाबू के हिटलर से मुलाकात कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई, उसका नतीजा क्या निकला। मैंने वो कोशिश की। शुक्रिया सुनने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।